नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम के एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखेंगे साथी? जो डीआरडीओ सेप्टेम का एग्ज़ाम चल रहा है इसका एनालिसिस देखेंगे। आज है साथी 17 मार्च और 17 मार्च की सभी शिफ्टों का हम एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। साथी, डीआरडीओ का एग्ज़ाम आपका 20 मार्च तक चलेगा। तो आने वाले दिनों में जो 3 दिन का एग्ज़ाम रह गया है उससे संबंधित जो आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आगे हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आप दोस्तों में एक बार से सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज क्या है तो हमने डिस्कस किया, आज 17 मार्च है और 17 मार्च की साथ ही जो आपकी सभी शिफ्टें हुई हैं लगभग आपके 50+ क्वेश्चन रहेंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। डीआरडीओ सेप्टेम का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसका हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरह से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे या इनसे संभावित जो प्रश्न बनेंगे उन सभी का हम भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जो चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं। क्या कह रहा है साथी? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं वही आपको चेंज करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो, आपको आज सामना करना पड़ रहा है एग्ज़ाम का। क्या करना पड़ रहा है? तो एग्ज़ाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथी, यदि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, आप चेंज हो जाओगे। आप आज आपकी स्थिति कुछ और एग्ज़ाम से पहले, और यदि जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो क्या व्यक्ति चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज आप चैलेंज यानी कि सामना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। आप जब चेंज होंगे उसके बाद की ज़िंदगी आपके लिए स्वर्ग की तरह होगी। ठीक है साथी, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मांडवी नदी किस राज्य के किनारे स्थित है? क्या कह रहा था? सॉरी, मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे, जो मांडवी नदी है साथी, यह मुख्य रूप से 3 राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ पर? तो याद रखेंगे, एक तो कर्नाटक हो जाएगा, एक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर बुआ की जगह गोवा होना चाहिए। ठीक है साथी, टाइपराइटर ने मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पर गोवा होगा। ठीक है, कर्नाटक होगा, दूसरा आपका गोवा हो जाएगा, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो, एक कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य तथा महाराष्ट्र, 3 राज्यों से होकर जो मांडवी नदी है ये बहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। मांडवी नदी कितने राज्यों से साथी? 3 राज्यों से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। लेकिन बात करें साथी मांडवी नदी को, और इस नदी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे महादेई या फिर महादेवी नदी भी कहते हैं। या तो इसी को महादेई कहेंगे या फिर महादेवी या फिर मांडवी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस नदी में जो एक आपका जलप्रपात है इसको भी याद रखेंगे, जो दूध सागर जलप्रपात है साथी, ये आपका कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। जो साथी मांडवी नदी है ये आपकी गोवा में दूध सागर जलप्रपात स्थित है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। महादेवी या महादेई या फिर मांडवी एक ही नाम है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें मांडवी की साथी, तो याद रखेंगे जो मांडवी नदी है इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा या फिर कह सकते हैं गोवा की गंगा भी कहते हैं। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करें मांडवी नदी की, तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, जो मांडवी नदी है ये कर्नाटक के बेलगाम जिले से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कर्नाटक के बेलगाम जो जिला है इसमें एक भीमगढ़ नामक स्थान है, ये भीमगढ़ नामक स्थान से निकलती है, इसको याद रखेंगे। आपके जो आधुनिक आधुनिक इतिहास है इसमें क्या है, ये बेलगाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथी जब 1924 में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो एकमात्र बार गांधी जी इस बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये भी याद रखेंगे। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखेंगे, जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने किस किस बेल जो अधिवेशन था कांग्रेस का, किसकी अध्यक्षता की थी? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में स्थित यानी कि आयोजित हुआ था आपका कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी कर्नाटक में जो नदी निकलती है बेलगांव के भीमगढ़ से निकलती है, इसका नाम क्या है? तो मांडवी नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। महादेवी या फिर मांडवी या फिर महादेवी नदी नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथ ही आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या था आपका, या तो कर्नाटक होगा या फिर आपका गोवा होगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, या तो आपको गोवा दिया होगा या फिर महाराष्ट्र दिया होगा या फिर तीनों दे करके दे दिया होगा ऑल। ठीक है, चौथा ऑप्शन ऑल दे दिया होगा। इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो भारत के शेक्सपियर हैं इन्हें किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है साथी भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करें साथी भारत के शेक्सपियर की, किसकी?
भारत के शेक्सपियर की बात करें तो साथी भारत के संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक हुए, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान या फिर कह सकते हैं लेखक, जिनका नाम था साथी कालिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कालिदास को किस नाम से जानते थे? तो भारत के शेक्सपियर नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। बात करें कालिदास की तो साथी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक थे। जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, कौन था साथी? याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके नवरत्नों में एक थे साथी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। कौन थे? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक थे कालिदास। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें कालिदास की तो इन्हें महानतम कवि, ठीक है, कवि नहीं होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिसटाइपिंग हो गई है, कह रहा है महानतम कवि और इसके अलावा नाटकीय लेखकों में जाना जाता है। बात करें साथी इनके रचनाओं की, किसकी? तो याद रखेंगे कालिदास की रचनाओं की बात करें तो सभी साथी याद रखेंगे, इसमें आपकी अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, इसके अलावा मेघदूत आदि महत्वपूर्ण महाकाव्य की इन्होंने रचना की है। जो साथी कालिदास हैं, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा कुमार संभवम, एक आपका हो जाएगा मेघदूत। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इन सभी महाकाव्यों की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है। बात करें साथी कालिदास को तो याद रखेंगे इनको भारत का शेक्सपियर कहा किसने? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा, तो सभी दोस्त याद रखेंगे इसको, सर जो विलियम जोन्स थे, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। सर विलियम जोन्स नामक एक विद्वान होते हैं यूरोपीय, इन्होंने कालिदास को क्या कहा था? तो याद रखेंगे भारत का शेक्सपियर कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बीसीसीआई का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आया था, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा था साथी बीसीसीआई का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? बात करें बीसीसीआई की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि जो क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बनाया गया है, इसका नाम क्या है? बीसीसीआई है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। बात करें साथी इसके मुख्यालय की, बात करें अगर इसके मुख्यालय की साथी तो सभी साथी याद रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। कहाँ पर? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, जो आपका मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पर स्थित है। इस तरह से मुंबई आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे मुख्यालय जो बीसीसीआई का है कहाँ पर है? मुंबई में है। बात करें बीसीसीआई की स्थापना की तो याद रखेंगे सभी साथी, इसमें जो दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना होती है, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना होती है, और तब इसको क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी, इसको क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता था। बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो सभी लोग याद रखेंगे इसमें 36वां जो अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें रोजर बिन्नी को बनाया गया है। किसको साथी? याद रखेंगे रोजर बिन्नी को क्या बनाया गया है? आपका 36वां अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें इनके सचिव की साथी तो सभी याद रखेंगे वर्तमान में इसके सचिव कौन है? जय शाह है। ठीक है साथी, अमित शाह मोटा भाई के लड़के, जो जिनका नाम है जय शाह, ये वर्तमान में क्या है? तो इसके सेक्रेटरी हो जाएंगे। ठीक है, सचिव हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखेंगे। 36वां अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी सौरभ गांगुली के स्थान पर बने हैं। 1928 में इसकी स्थापना होती है, और भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया था 1928 में, और मुंबई वानखेड़े में इसका क्या है? तो मुख्यालय स्थित है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इस तरह से 1 सितंबर क्वेश्चन आया था, झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो सभी साथी याद रखेंगे, इसमें जो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं तो याद रखेंगे इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है साथी? तो याद रखेंगे सीपी राधाकृष्णन नाम से भारत के वर्तमान में कौन बनते हैं, सॉरी झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनते हैं? तो याद रखेंगे सीपी राधाकृष्णन बनते हैं। इन्होंने रमेश व्यास का स्थान लिया है। ठीक है, रमेश व्यास का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो रमेश व्यास थे, इन रमेश व्यास का स्थान किसने लिया है? तो याद रखेंगे सीपी राधाकृष्णन ने। इससे पहले रमेश व्यास झारखंड के क्या होते थे? राज्यपाल होते थे। बात करें झारखंड की साथी तो सभी लोग याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 15 नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का एक नया राज्य बनता है। बात करें इसके वर्तमान में सीएम कौन है, क्या पूछा है साथी? यानी कि पूछा है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे श्री हेमंत सोरेन जी क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है साथी? तो हेमंत सोरेन जी वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बात करें झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो सभी याद रखेंगे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जब ये नया राज्य बना था तो बाबूलाल मरांडी। कौन? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बाबूलाल मरांडी जी। और तथा इसके प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हो सकता है पूछ ले आपसे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। तथा इसके राज्यपाल प्रथम कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा कुछ और राज्यपाल चेंज हुए हैं राज्यों के, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे बात करें साथी आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जो आपके अब्दुल नजीर हैं, ये जस्टिस थे, ये चीफ जस्टिस नहीं थे, हालांकि ये जस्टिस थे आपके, यानी कि जज थे। अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें बिहार की, तो बिहार में फागू चौहान के स्थान पर नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो सभी साथी याद रखेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर क्या बने हैं, ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा बात करें साथी छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे विश्वभूषण हरिश्चंद्र नए राज्यपाल बने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई, जिनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है साथी, याद रखेंगे, शिव प्रताप शुक्ला नए राज्यपाल बने हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा बंगाल में नए राज्यपाल बने हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ को क्या बना दिया गया था, उपराष्ट्रपति, तो इनके स्थान पर नए राज्यपाल बने थे सीवी आनंद बोस। कौन बने थे साथी, सीवी आनंद बोस बने थे। इसके अलावा बात करें आसाम की, तो ये आसाम का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी शिफ्ट में ये भी पूछा गया था साथी, जो आसाम राज्य है इसके राज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे आसाम के राज्यपाल साथी आपके गुलाब चंद कटेरिया। कौन साथी, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है आपसे दूसरी शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आज की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आसाम के नए राज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे गुलाब चंद कटेरिया नए राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा बात करें केरल के राज्यपाल की, तो श्री मोहम्मद आरिफ खान जी वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। कौन, तो याद रखेंगे श्री मोहम्मद आरिफ खान जी केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा बात करें मेघालय की साथी, मेघालय में जो फागू चौहान बिहार में थे, ये मेघालय पहुंच चुके हैं, अब वर्तमान में ये कहाँ के राज्यपाल बन गए हैं साथी, तो याद रखेंगे मेघालय के नए राज्यपाल बन चुके हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर कौन बने हैं, रमेश बैस। देखो हमने अभी रमेश बैस को डिस्कस किया था, ये कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के, इनको छत्तीसगढ़ से हटा करके कहाँ बना दिया, महाराष्ट्र में बना दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन बने हैं, सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। इसके अलावा नागालैंड की बात करें, तो याद रखेंगे नागालैंड के साथी कौन है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ला गणेशन है, इनको याद रखेंगे, जो आपके ला गणेशन है, कौन साथी, याद रखेंगे, इनमें ला गणेशन को क्या बनाया गया है, एक मिनट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ला जो गणेशन है, ला जो आपके गणेशन है, ये वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल बने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल, तो नागालैंड के। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश की साथी, तो यहाँ पर केवल त्रियम्बकम पटनायक जी नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है, ये आपके सेना से संबंधित है, केवल त्रिविक्रम पटनायक जी ये अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः से देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला और पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस, असम के गुलाब चंद कटेरिया और केरल के श्री मोहम्मद आरिफ खान, मेघालय के आपके फागू चौहान, इसके अलावा महाराष्ट्र के रमेश बैस, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, नागालैंड के आपके ला गणेशन और अरुणाचल प्रदेश के केवल त्रिविक्रम पटनायक। इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखेंगे, आने वाले दिनों में इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे। देखो कल ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कह रहा था साथी भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरल बिपिन रावत थे। कौन साथी, याद रखेंगे, जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस बने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखेंगे। और विमान दुर्घटना में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो भारत के सेकंड सीडीएस कौन बनते हैं, तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट रिटायर जनरल कौन बने थे, अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान दूसरे क्या बने थे आपके, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, अनिल चौहान क्या बनते हैं, तो याद रखेंगे सभी दूसरे सीडीएस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें भारत के प्रथम सीडीएस, तो जनरल बिपिन रावत, सर ये कब बने थे, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2020 को, क्योंकि 2019 में एक अधिनियम आता है सीडीएस के लिए, तीनों सेनाओं में सामंजस्य बिठाने के लिए, यानी कि कोई ना कोई अलग अलग सेनाओं का प्रमुख तो होता ही था, लेकिन जब तीनों सेनाओं में सामंजस्य बिठाने की बात आती थी, कोई ऐसा पद नहीं था जो तीनों सेनाओं में सामंजस्य बिठा सके, इसलिए सीडीएस का पद वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित करके इसको बनाया गया। और 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस कौन बने थे, तो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इन्हीं को कहते हैं सीडीएस को, तो जनरल बिपिन रावत ये बने थे। इसके अलावा बात करें साथी बिपिन रावत की, तो बिपिन रावत जी का जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 में। कब साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 16 मार्च 1958 में इनका जन्म होता है, और पौड़ी उत्तराखंड में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पौड़ी नामक स्थान था उत्तराखंड में, यहाँ पर इनका जन्म होता है। इसके अलावा बात करें बिपिन रावत जी की, तो ये गोरखा बटालियन के सदस्य थे, किसके, तो याद रखेंगे ये गोरखा बटालियन के सदस्य थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत के सीडीएस
प्रथम CDS बिपिन रावत किस बटालियन के सदस्य थे? तो याद रखेंगे गोरखा बटालियन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? क्या पूछा था साथी? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं। इसी को साथी इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी डे। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी डे। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे 11 मई को। आपके दिमाग में सर क्वेश्चन आना चाहिए कि 11 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो सभी याद रखेंगे इतिहास के लिए यह तारीख अहम है, क्योंकि इसी दिन भारत ने आपका 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था, जो ऑपरेशन शक्ति नाम से दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस कारण 11 मई को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ष जब 1998 में भारत में अटल जी की सरकार थी। इस समय किसकी सरकार थी? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अटल जी वर्तमान उस समय कौन थे? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री थे। 1998 में दूसरी बार भारत ने ऑपरेशन शक्ति नाम से क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। बात करें साथी ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे पोखरण में हुआ था। कहाँ पर? ये पोखरण में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर होता है? तो पोखरण राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लेकिन साथी ये तो थी बात दूसरे की। बात करें पहले परमाणु परीक्षण की। जब पहली बार परमाणु परीक्षण होता है तो ये 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्माइलिंग बुद्धा नाम से होता है। किस नाम से? तो सभी साथी याद रखेंगे स्माइलिंग बुद्धा नाम, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध के नाम से आपका पहली बार परमाणु परीक्षण होता है। इस समय सरकार किसकी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। किसकी? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी जी की इस समय क्या थी? सरकार थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल में प्रत्येक साइड में 4 खिलाड़ी होते हैं? क्या साथी? किस खेल में प्रत्येक साइड में 4 खिलाड़ी होते हैं? तो साथी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। बात करें खेल पोलो की। किसकी साथी? तो पोलो खेल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पोलो खेल में प्रत्येक साइड में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने साथी? तो याद रखेंगे पोलो में जो प्रत्येक साइड होती है इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। और इन खेलों की शुरुआत भारत के मणिपुर राज्य में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पोलो खेल है ये विश्व में पहली बार यदि कहीं खेला गया तो भारत में खेला गया। और भारत में कौन से स्थान पर? तो मणिपुर नामक राज्य जो है आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह घास के मैदान में खेला जाता है। घोड़ों पर बैठकर घास के मैदान में खेला जाता है। और इसमें गेंद किसकी होती है? तो याद रखेंगे लकड़ी की गेंद होती है। किसकी साथी? तो याद रखेंगे सभी साथी इसमें लकड़ी की गेंद होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था साथी, जो नेट बॉल होती है। क्या साथी? नेट बॉल। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है जो नेट बॉल होती है इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। जो नेट बॉल खेल होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर हमने बात की पोलो की, लेकिन इसके अलावा बात करें साथी वाटर पोलो की। किसकी? तो याद रखेंगे यदि बात कर लें साथी हम यहाँ पर वाटर पोलो की, तो सभी साथी याद रखेंगे जो वाटर पोलो होता है। कौन? वाटर पोलो। इसमें कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें साथी कुल 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। इस तरह से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखेंगे। देखो पोलो में तो प्रत्येक टीम में 4 हो गए, लेकिन जो वाटर पोलो होता है इसमें प्रत्येक टीम में कितने हो जाएंगे? आपके 7। इसके अलावा नेट बॉल के बारे में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। इसमें भी याद रखेंगे 6 खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या कह रहा था साथी? जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो ये साथी आपका शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1958 में होती है। कब होती है साथी? याद रखेंगे 1958 में इसकी शुरुआत होती है। इसका कारण क्या होता है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसको दिया जाता है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। किसके? तो याद रखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1958 में हुई थी। बात करें साथी ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये भी याद रखेंगे जो CSIR है। कौन? CSIR है, इसके द्वारा इसको दिया जाता है। याद रखेंगे CSIR के द्वारा इसको दिया जाता है। और बात करें साथी किसके लिए याद में दिया जाता है? तो एक भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हुए थे शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्हीं की याद में इसको वर्ष 1958 में इसकी शुरुआत होती है। बात करें साथी CSIR की, तो CSIR की स्थापना हुई थी साथी 1942 में। कब हुई थी? तो सभी साथी याद रखेंगे वर्ष 1942 में CSIR की स्थापना होती है। बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात करें तो सभी साथी याद रखेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन? आपकी याद रखेंगे, इनके बारे में अच्छे से याद रख लेंगे, NT कलाई सेल्वी। ठीक है, याद रखेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वर्तमान में क्या है?
CSIR की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे CSIR की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल भी हो जाएगा उत्तर, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और CSIR की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1942 में इसकी स्थापना होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया था, कह रहा था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, क्या कह रहा था साथी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1870 में हुई थी। कब हुई थी, तो याद रखेंगे वर्ष 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। बात करें साथी इनकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे जो महादेव गोविंद रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी और SH चिपलुंकर। कौन सा थी, तीन व्यक्ति थे, महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी, SH चिपलुंकर के द्वारा तीन लोगों को मिलकर 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसका मुख्य कार्य क्या था, यानी कि ये किस कारण इसकी स्थापना होती है, तो याद रखेंगे क्योंकि 1870 में हम अंग्रेजों के अधीन थे, यानी कि गुलाम थे। तो कह सकते हैं ये जो भारत सरकार थी उस समय, यानी कि अंग्रेजी सरकार थी, इसका जो मुख्य कार्य था ये अंग्रेजी सरकार और जो लोग थे, यानी कि ग्रामीण लोग थे, किसान थे, इन लोगों के बीच क्या करना था, मध्यस्थता के रूप में कार्य करना था। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जिस तरह से किसी की शादी या विवाह होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें कोई कहीं पर फूफा जी, कहीं पर जीजा जी क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं कि उनकी लड़की अच्छी है, उनका लड़का अच्छा है, इस तरह से इसका विवाह करवा दीजिए। इसी तरह उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी और भारत के लोग थे, इन लोगों के बीच जो मध्यस्थता यानी कि जो समझौता होता था, इसके रूप में कौन कार्य करती थी, तो याद रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना इसी कारण की गई थी वर्ष 1870 में। भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता के रूप में इसका कार्य करना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, इसके प्रथम अध्यक्ष थे साथी भवन राव श्रीनिवास राव पंत। कौन थे, तो याद रखेंगे भवन राव श्रीनिवास राव पंत इसके क्या थे, तो इंपॉर्टेंट है प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा था भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था। क्या कह रहा है साथी, भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि पूछा गया था तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो भीमसेन थे और हिडिंबा थे, भीमसेन के बारे में आप जानते होंगे महाभारत के एक प्रसिद्ध क्या थे, कलाकार थे, यानी कलाकार नहीं नायक कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं, महाभारत के क्या थे, तो नायक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये पांच पांडवों में से एक थे भीमसेन, और भीमसेन का विवाह हुआ था हिडिंबा नामक एक राक्षसी थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इससे विवाह हुआ था तो इससे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था साथी, याद रखेंगे। भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र कौन थे, तो याद रखेंगे घटोत्कच इसका पुत्र था। और बात कर रहे हैं घटोत्कच की, याद रखेंगे घटोत्कच जो थे जो आपके घटोत्कच थे, इनका विवाह हुआ था मोरबी से। किससे, तो याद रखेंगे साथी जो आपके घटोत्कच थे इनका विवाह मोरबी से हुआ था। और इनके तीन पुत्र थे। घटोत्कच के कितने पुत्र थे, तो तीन पुत्र थे, जिनमें आपका बारबरीक था, अंजन पर्व थे और मेघवाल थे। ये तीन पुत्र थे। लेकिन जो आपके बारबरीक थे ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको याद रखेंगे। बात करें बारबरीक की, तो जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था इस समय इन्होंने क्या की थी, तो याद रखेंगे इसमें नजर रखी थी, यानी कि इनका कार्य क्या था, सच्चाई की जीत करवाना। तो बारबरीक जो थे इन्होंने क्या किया था, खाटू श्याम के नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब इनका सर काट दिया तो क्या हुआ, बारबरीक ने ये कहा था कि एक मिनट मेरी बात सुनना अच्छे से। जैसे बारबरीक के बारे में बात करें तो बारबरीक ने यह कहा था जो महाभारत का युद्ध हो रहा है साथी, जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। तो जब ये कौरव हारने लगे तो बारबरीक ने सोचा क्यों ना हम कौरवों की तरफ से लड़ें। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने इनका सर काट दिया। तो जब इनका सर काट दिया तो श्री कृष्ण ने इनको क्या कहा, बेटा बारबरीक, आपको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। आपने देखा होगा जो राजस्थान है, वर्तमान में राजस्थान में भगवान खाटू श्याम का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उनको किस नाम से जानते हैं, प्राचीन इनका नाम क्या था, तो बारबरीक था। इंपॉर्टेंट है, बारबरीक का नाम क्या हो गया है, भगवान कृष्ण के नाम पर खाटू श्याम हो गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये किसका पुत्र था बारबरीक, तो याद रखेंगे घटोत्कच का। और घटोत्कच किसका पुत्र था आपका, ये महाबली भीम का था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। कह रहा था 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे जो 61वां संविधान संशोधन था साथी, ये आपका अधिनियम तो 1988 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसका अधिनियम 1988 में आया था, लेकिन वर्ष 1989 में इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। यानी कि संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन का अधिनियम 1988 का, और जो आपका लागू हुआ था 1989 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1989 में इसे पारित किया गया। इस संविधान संशोधन में हुआ क्या था,
तो याद रखेंगे जो वोट डालने की उम्र थी। क्या साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है वोट डालने की उम्र इसमें 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी, तो याद रखेंगे जब जो वोट डालने की उम्र थी इसको कम करके कितनी वर्ष कर दी, 21 वर्ष से 18 वर्ष। बात करें इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे श्री राजीव गांधी। कौन सा थी, श्री राजीव गांधी जी वर्तमान में यानी कि उस समय क्या थे, तो इसके भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार में आपका कौन सा 61वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत आपका क्या हुआ था, तो याद रखेंगे जो वोट डालने की उम्र थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन बात करें एक और अगली कुछ जो आपकी शिफ्ट थी, आपकी सेकंड या थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था साथी, जो आपकी 11वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। कह रहा था साथी जो आपका 11वीं शेड्यूल है, क्या कह रहा, जो आपकी 11वीं अनुसूची है, अनुसूची ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो याद रखेंगे जो 11वीं अनुसूची है साथी ये आपका होता है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, ये आपका 13वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में होता है। और बात करें 73वें संविधान संशोधन की तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। कब होता है, तो याद रखेंगे 24 अप्रैल। कब साथी, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो जाता है। और याद रखेंगे इसमें क्या था, इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ होता है पूरे भारत में। इसके तहत क्या होता है, भारत में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में। और बात करें ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो सभी याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा थी, बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसकी सिफारिश पर इसको क्या किया गया था, तो याद रखेंगे इसको भारत में संविधान में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसमें पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताई थी। कैसी, तो याद रखेंगे जो त्रिस्तरीय थी, 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था बताई थी किसने, तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, इसकी समिति पर, इस समिति की सिफारिश पर यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आपका 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा जो आप याद रखेंगे, इसके अलावा 12वीं अनुसूची के बारे में, किसके बारे में, तो सभी याद रखेंगे जो 12वीं अनुसूची थी ये आपकी जो जोड़ी गई थी ये 74वां संविधान संशोधन था। ये आपका नगर निकाय से संबंधित था। किससे, जो आपका 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये आपका नगर निकाय से संबंधित था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा था, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखो इस क्वेश्चन को हमने कल ही डिस्कस किया था जब हमने आपको असम के सारे राष्ट्रीय उद्यान बताए थे। तो याद रखेंगे जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के असम राज्य में है। कहां पर साथी, असम राज्य में स्थित है और असम का सोनितपुर जिले में स्थित है। ये भी याद रखेंगे, यदि आप असम से संबंधित हैं तो असम का जो सोनितपुर जिला है इससे आपका क्या हो जाएगा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान संबंधित हो जाएगा। सॉरी, बात करें साथी नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की तो याद रखेंगे जो ये नेशनल पार्क है इसमें हाथियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। किसमें, तो याद रखेंगे जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन बात करें हाथी की तो याद रखेंगे हाथी को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो याद रखेंगे हाथी। और इस हाथी को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु वर्ष 2010 में, देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, याद रखेंगे, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। वर्ष 2010 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ष 2010 में इसको क्या घोषित किया जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कब होता है, वर्ष 2010 में। इसके अलावा बात करें साथी, इसके बाद प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखेंगे, विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो आपका 12 अगस्त को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें 12 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखेंगे युवा दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी आपका कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को ही मनाते हैं। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, किसकी, यदि पूछ ले नेशनल लेवल पर युवा दिवस यानी यूथ डे कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे साथी ये हो जाएगा आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, तो नेशनल यूथ डे मनाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं। और 12 अगस्त को ही क्या मनाते हैं, हाथी दिवस भी मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में, हाथियों के संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या कह रहा था साथी, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 26 जुलाई 1999 की बात है साथी। 26 जुलाई 1999 को जब हमने पाकिस्तान को पेला था, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान को हराया था, सॉरी, ठीक है। यदि पूछे पाकिस्तान को जब हमने धूल चटाई थी, इसके बाद भारतीय सेना के साहस
और गौरव को याद रखने के लिए इस दिन यानी कि जो 26 जुलाई है इस दिन क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, जब ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी तो भारतीय सेना के साहस और गौरव को याद रखने के लिए 26 जुलाई 1999 को क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो 1999 के कारगिल युद्ध में 26 जुलाई को इसको क्या मनाते हैं, 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को हराया था। यानी कि कंप्लीटली जब पाकिस्तान हमसे हारा था तो याद रखेंगे 26 जुलाई को पाकिस्तान ने हमसे हार मानने की घोषणा कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारतीय सेना के साहस और गौरव को याद रखने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों से होकर निकाली गई थी। कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, ऐसे कुछ क्वेश्चन था तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। कह रहा था कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकाली गई। बात करें साथी भारत जोड़ो यात्रा की, किसकी, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये 7 सितंबर 2022 को शुरुआत होती है इसकी। जो भारत जोड़ो यात्रा है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 7 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा बात करें कहाँ से शुरुआत होती है तो याद रखेंगे तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है। इसमें इसकी शुरुआत कौन करते हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे श्री राहुल गांधी जी। इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, श्री राहुल गांधी जी के द्वारा क्या होता है, तो याद रखेंगे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है। कब होती है, तो 7 सितंबर 2022 को होती है, कन्याकुमारी में इसकी शुरुआत होती है। बात करें इस यात्रा में तो याद रखेंगे इस यात्रा में क्या हुआ था साथी, इस यात्रा में आपके लगभग 3570 किलोमीटर चलने की बात की गई थी। कितनी, तो याद रखेंगे 3570 किलोमीटर पैदल नॉन स्टॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नॉन स्टॉप, और पद यात्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 3500 किलोमीटर की पद यात्रा 150 दिन और नॉन स्टॉप, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। किसने शुरू की थी, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने। और बात करें कितने राज्यों से, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कितने राज्यों से होकर गुजरी थी, तो याद रखेंगे साथी इसमें 12 राज्य शामिल थे। कितने, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कितने, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके शामिल थे। और बात करें इसकी समाप्ति कहां पर हुई थी, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसको समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक कन्याकुमारी से यात्रा चली थी, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और पैदल नॉन स्टॉप चली थी, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बांग्लादेश में पद्मा रिवर भारत की किस नदी को कहते हैं। कह रहा था बांग्लादेश है जो साथी, इसमें पद्मा रिवर के नाम से भारत की किस नदी को जानते हैं, तो याद रखेंगे जो गंगा नदी है, कौन सा थी, गंगा नदी है, ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, तो याद रखेंगे बांग्लादेश जो देश है इसमें पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें गंगा नदी की तो ये भारत की ही नहीं, क्योंकि भारत की तो राष्ट्रीय नदी है, ये सभी को पता है, लेकिन ये बांग्लादेश की भी राष्ट्रीय नदी है। पद्मा जो है ये बांग्लादेश की भी राष्ट्रीय नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि भारत में इसको गंगा नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में पद्मा से, तो याद रखेंगे ये दोनों देशों की क्या है, राष्ट्रीय नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें ब्रह्मपुत्र की, जो ब्रह्मपुत्र नदी है साथी, ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखेंगे जमुना नाम से। किस नाम से, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा बांग्लादेश में जो पद्मा रिवर है ये भारत की जो नदी है गंगा, इसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जमुना की तो जमुना को ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा देखेंगे बांग्लादेश के बारे में कुछ और फैक्ट याद रखेंगे। जब 1971 का पाकिस्तान के भारत का बार हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान को जो बार हुआ था, इसके तहत जो पूर्वी पाकिस्तान का जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था इसमें क्या बना था, नया देश बना था बांग्लादेश। ठीक है, याद रखेंगे बांग्लादेश इसमें क्या बना था, नया देश बना था भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में। इस समय पाकिस्तान के लगभग 90 से 92 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथ ही बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के वर्तमान में पीएम कौन है, तो याद रखेंगे शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे शेख हसीना वर्तमान में कौन है, इसकी याद रखेंगे कौन है, प्रधानमंत्री है। शेख हसीना के जो पिता थे साथी शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का साथ दिया था, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसलिए जो शेख मुजीबुर रहमान है इनको किस नाम से जानते हैं, तो बंगबंधु के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो बंगबंधु के नाम से जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है इसे किसने बनवाया था। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें सांची के स्तूप की साथी, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे मौर्य वंश के, किसके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोर हो गया है, आज बहुत मिस टाइपिंग की है टाइपराइटर ने, छोटा ही भाई है। ठीक है, कह रहा है जो मौर्य वंश है साथी, मौर्य वंश
मौर्य वंश के शासक थे आपके अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? जो सांची का महान स्तूप है साथी, इसका निर्माण मौर्य वंश के सम्राट अशोक के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन बात करें साथी सांची के स्तूप की, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में पूछे कहाँ पर है, तो याद रखेंगे रायसेन जिले में। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रायसेन जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके किनारे जो रायसेन जिला है यानी कि जो सांची का स्तूप है, इसके किनारे से बेतवा नदी बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रायसेन जिले में बेतवा नदी बहती है सांची के स्तूप के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप स्थित है। इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो मौर्य वंश का शासक था। यह भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? ये साथी आप कंफर्म करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम प्रायिकता नहीं देते। एक विद्यार्थी ने भेजा था कि सर जो पुष्यमित्र शुंग है इसका पुत्र का नाम क्या था। इस तरह से शायद क्वेश्चन आया था, तो आप इसको कंफर्म करके बताएंगे ये था या नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में देख लेते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो याद रखेंगे जो पुष्यमित्र शुंग था साथी, ये शुंग वंश का सबसे प्रतापी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शुंग वंश का सबसे प्रतापी और संस्थापक राजा था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कुल मिलाकर इतना याद रखना है। इसको याद रखेंगे, जो मौर्य वंश था इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की सेना में ये था सेनापति, और जब बृहद्रथ को कमजोर समझकर ये इसको मार देता है और नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था शुंग वंश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग पूछने किस वंश में सेनापति के रूप में कार्य करता था? मौर्य वंश में करता था सेनापति के रूप में। इसके अलावा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के पुत्रों के नाम थे अग्निमित्र और वसुमित्र। कौन साथी? याद रखेंगे अग्निमित्र और वसुमित्र, इसके दो पुत्र थे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करें जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है तो अग्निमित्र शुंग वंश का अगला सम्राट बनता है। याद रखेंगे जब पुष्यमित्र शुंग मर जाता है तो याद रखेंगे अग्निमित्र शुंग वंश का अगला सम्राट बनता है। लेकिन इससे पहले पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक बात और याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध पतंजलि कवि थे। कौन थे? जो पतंजलि कवि थे ये आपके पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही रहा करते थे। जो पतंजलि थे इन्होंने साथी योग दर्शन की रचना की थी। किसकी? तो याद रखेंगे योग दर्शन की इन्होंने रचना की थी। और याद रखेंगे पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आज की क्लास और एनालिसिस और मेरा प्रयास आपको पसंद आया है। यदि आपको पसंद आया है, इससे पहले आपसे एक निवेदन भी है, यदि आप DRDO या CHSL का एग्जाम देकर आए हैं तो GS GK के जो संबंधित प्रश्न है, इस क्वेश्चन जो GS GK का आपका क्वेश्चन है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको यदि आपने DRDO या CHSL का एग्जाम दिया है, GS GK जो क्वेश्चन है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, जिससे हम आपको क्या कराएंगे, प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। देखो कुछ टेक्निकल कारण के चलते क्लास लेट हो जाती है 10-20 मिनट, तो आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है साथी, इसके अलावा कृपया आपसे सभी से निवेदन है, ये भी याद रखेंगे, कोई विद्यार्थी इस नंबर पर कॉल नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया है साथी, तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही आपके 500 सब्सक्राइबर होंगे आपके लिए एक महा घोषणा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए वो घोषणा अति महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके लिए घोषणा वो हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो देखते रहिए GS Hub by DS सर। यदि इस तरह का प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।